हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज हम लोग का टॉपिक है बिहार जीविका भर्ती। पोस्ट जो आई थी आप लोग की अकाउंटेंट की, जैसा कि जानते हैं कि आप लोग का 19 तारीख को एग्जाम है। तो उसके लिए 3 मैराथन लेके आए हैं। आप लोग का एक अकाउंटेंसी का, दूसरा ऑडिटिंग का, उसके बाद से इनकम टैक्स का। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है खास तौर से ऑडिटिंग का है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाएगा। 100 क्वेश्चन का काफी है, तीनों पेपर से, मैंने तीनों टॉपिक से, अकाउंट, ऑडिटिंग और इनकम टैक्स से, या जो भी है, तो उसमें से 100 क्वेश्चन अर्थात कुल मिलाकर 300 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो एग्जाम में जाने से पहले एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे मॉडल पेपर वगैरह दिए हैं, उसको भी ध्यान में रखिएगा। तो हम पूरे ऑडिटिंग से जो सिलेक्टेड मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उनमें से 100 क्वेश्चन, कितना 100 एमसीक्यू को मैंने निकाला है और आप लोग के लिए लाया। तो ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंडों को शेयर कर दीजिए और हम सीधे बढ़ते हैं अपने क्लास पे। देखिए, बिहार जीविका अकाउंटेंट ऑडिटिंग एमसीक्यू क्वेश्चन। हम सीधे अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, इधर उधर बात करने से कोई बात बेनिफिट नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दे रहा है कि अंग्रेजी भाषा का जो ऑडिट शब्द है, क्योंकि ऑडिटिंग जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का है। ऑडिट शब्द क्या है? अंग्रेजी भाषा का, क्योंकि इसको हिंदी में अंकेक्षण कहते हैं। तो अंग्रेजी भाषा का ऑडिट किस भाषा के शब्द से बना है? मतलब जो ऑडिट शब्द है, ऐसे समझिए कि किस भाषा से बना है। ऑप्शन में दिया है रूसी भाषा, लैटिन भाषा, अमेरिकन भाषा, जापानी भाषा। बताइए किस भाषा से बना है भाई? ये लैटिन भाषा से बना है और आडेरे शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है सुनना। हो सकता है कि आगे वो क्वेश्चंस मिले। पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड। दूसरा क्वेश्चन है अंकेक्षण का कार्य कब शुरू होता है? देखिए, ये अक्सर एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऑडिटिंग का काम, अंकेक्षण का काम कब शुरू होता है। तो इसके एक प्रोसेस होता है, ध्यान दीजिए। सबसे पहला होता है पुस्तपालन। पुस्तपालन माने होता है बुक कीपिंग। फिर होता है लेखाकर्म। लेखाकर्म इसके बाद से शुरू होता है अंकेक्षण। तो प्रश्न में ये पहले मतलब हमारा ये बुक कीपिंग आता है, फिर अकाउंटिंग आता है, फिर आपका ऑडिटिंग आता है। तो अंकेक्षण का कार्य कब शुरू होता है? लेखाकर्म के बाद, अर्थात लेखांकन के बाद। ऑप्शन में देखते हैं कि जब लेखांकन समाप्त हो जाता है, यही सही दिख रहा है, जब निरीक्षण हो जाता है, जब पुस्तपालन समाप्त हो जाता है और जब अनुसंधान समाप्त हो जाता है। तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है भाई? तो पहला ऑप्शन सही है कि जब लेखांकन का कार्य समाप्त हो जाता है, मतलब ये चरण जब से समाप्त होता है, वहां पर हमारा अंकेक्षण अर्थात ऑडिटिंग का काम शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम कब पारित किया गया? मतलब जो सीए एक्ट बना हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम बना हुआ है, यहां पूछा जा रहा है कि यह कब पारित हुआ। 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1951 में। तो सही ऑप्शन है इसमें से 1949 में चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट पारित किया गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 जो बना हुआ। ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है क्योंकि आप लोग के समय नहीं लेंगे हम, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन पे बहुत लंबा समय लेंगे, क्योंकि इतना समय भी नहीं है। एक अंकेक्षक की भूमिका निम्न में से किस प्रकार होती है? कह रहा है कि एक जो ऑडिटर होता है, उसका जो रोल होता है, भूमिका होती है, वो पूछ रहा है कि किस प्रकार की होती है। एक अंकेक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? शेर की तरह होती है? क्या एक अंकेक्षक शेर होता है? लोमड़ी की तरह होती है? कि भाई ये भी नहीं। शिकारी कुत्ते की भांति होती है कि पालतू कुत्ते की बात होती है? बताइए। एक ऑडिटर की जो भूमिका के बारे में बात कहा गया है, वो किसके तरह से एक ऑडिटर होता है? तो एक किंगस्टन कॉटन मिल्स के विवाद में यह कहा गया था कि अंकेक्षक एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान होता है, न कि एक शिकारी कुत्ते के समान होता है, अर्थात एक पालतू कुत्ते के तरह होता है, क्योंकि जैसे उससे कहा जाएगा वैसे उस हिसाब से करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकेक्षण का उद्गम स्थान है। अब देखिएगा,
जो ऑडिटिंग हमारा है इसकी उत्पत्ति कहां पे हुई, इसका उद्गम स्थान कहां पर है? भारत में है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, यूनान में है? सोच के बताइए। ऐसे ही क्वेश्चन से सोच सकता है कि इसमें पूछे जाए बहुत, क्योंकि 20 ही नंबर का आप लोग का आएगा, ठीक ना। 20 नंबर मतलब 20 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऑडिटिंग की उत्पत्ति किस देश में हुई? तो ऐसा माना जाता है कि ऑडिटिंग की उत्पत्ति सबसे पहले यूनान में हुई थी, एथेंस में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंकेक्षण सामान्यतः वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है, डॉट डॉट दिया है कि जो ऑडिटिंग है जनरली किस वर्ष की या कितने वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, अनिश्चित अवधि के लिए? सोच के बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि ऑडिटिंग का काम कितने समय के लिए भाई किया जाता है? जो ऑडिटिंग का काम है सामान्यतः 1 वर्ष के लिए किया जाता है, फिर आगे किया जाएगा, लेकिन एक बार में 1 ही साल का किया जाएगा, ठीक ना। कभी कभी उससे कम का भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो टाइमिंग है वो 1 वर्ष दी गई। इंग्लैंड में कंपनी खातों का अंकेक्षण कब अनिवार्य किया गया? कह रहा है कि इंग्लैंड में कंपनी खातों का मतलब जो कंपनी अकाउंट है, इनकी जो ऑडिटिंग की प्रक्रिया है कब कंपलसरी कर दिया गया था? कहां पे? इंग्लैंड में। 1802 में, 1840 में, 1844 में, 1850 में? बताइए। ये 1844 में जब हमारा कंपनी अधिनियम बना, ठीक है, उसी समय कंपनी अंकेक्षण अनिवार्य कर दिया गया था, अपने देश में नहीं, इंग्लैंड में। 1844 सही ऑप्शन। कुछ आसान भी क्वेश्चन रहेंगे, कुछ थोड़ा सा कठिन भी क्वेश्चन रहेंगे। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, अंकेक्षण कराने का लाभ है। अब प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यदि हम ऑडिटिंग कराते हैं अपनी संस्था, अपनी फर्म, अपनी कंपनी का, तो उससे क्या बेनिफिट है? लिखा है बाह्य पक्षकारों को वित्तीय विवरणों का विश्वास हो जाता है। बिल्कुल सही। ऑडिटिंग कराएंगे तभी हमारे जो आउटसाइडर्स लायबिलिटीज हैं या पर्सन हैं, उनको हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, हमारी कंपनी पर ट्रस्ट आता है, विश्वास आता है। अंकेक्षित वित्तीय विवरणों की सहायता से ऋण प्राप्त करने में आसानी होती है। बिल्कुल सही कि यदि ऑडिट हुआ, हमारे पास बैलेंस शीट है, तो हम किसी भी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेने में हमको हेल्पफुल होता है। लाभांश की गणना करने में सहायक होता है। हमें शेयर होल्डरों को जब पेमेंट करना होगा तो उनको डिविडेंड देने में आसानी होगी। उपरोक्त सभी। इस तरह दिख रहा है कि सारे ऑप्शन सही है, अर्थात ऑडिट कराने से ये तीनों बेनिफिट प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है कि अंकेक्षण की प्रविधि है। ऑडिटिंग की मेथड क्या है, इसके कौन कौन सी विधियां? भौतिक परीक्षण किया जाता है कि भौतिक गणना किया जाता है, पुष्टिकरण या पूछताछ किया जाता है कि उपयुक्त सभी किया जाता है? ऑडिटिंग कराने से हमको क्या बेनिफिट है? तीनों बेनिफिट। ऑडिटिंग कराने की हमारी जो विधियां की बात की जा रही है, उसका फिजिकल टेस्ट भी किया जाता है, फिजिकल काउंटिंग भी किया जाता है, और उसका पुष्टिकरण प्रूफ की भी किया जाता है, जानकारी लेकर भी ऑडिट किया जाता है। अर्थात तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, किसी विभाग की या किसी एक व्यक्ति की कार्यकुशलता की जांच करने को क्या कहा जाता है? कह रहा है कि किसी विभाग की मतलब किसी एक डिपार्टमेंट या किसी एक व्यक्ति की चाहे वो पूरा डिपार्टमेंट हो चाहे एक पर्सन, उसकी इफिशियंसी की जांच करने के लिए, जांच करने को क्या कहते हैं? मतलब उसकी कार्यकुशलता को जांच करने को हम किस नाम से जानते हैं? निपुणता अंकेक्षण, वैधानिक अंकेक्षण, निजी अंकेक्षण कि सरकारी अंकेक्षण? सरकारी होगा नहीं, निजी होगा नहीं, निपुणता होगा, ऐसी वैधानिक होगा नहीं, निपुणता अंकेक्षण, क्योंकि इसी को इफिशियंसी ऑडिट के नाम से भी हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा है, इसमें रहने दें। केंद्र सरकार के विभागों के खातों से संबंधित, मतलब कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट है उसके हिसाब किताब या लेखों से संबंधित के कैग मतलब CAG
चीफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पूछ रहा है किसे प्रस्तुत की जाती है। कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट जो डिपार्टमेंट हैं उन डिपार्टमेंटों के हिसाब किताब की जो ऑडिट की बात करते हैं, कह रहा है उसका रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है। कंपनी के अधिकारी को, एक सेकंड थोड़ा रुकिएगा लोग। हाँ, हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हाँ, केंद्र सरकार के विभागों के लेखों से संबंधित कैग की रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करनी होती है। कंपनी के अधिकारी को, राष्ट्रपति को, कोषाध्यक्ष को, कि कंपनी के संचालकों को। मतलब सीएजी की रिपोर्ट पूछ रहा है कि विभिन्न विभागों के लेखे से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है। बताइए किसे प्रस्तुत की जाती है भाई। कंपनी के अधिकारी, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा आदमी होता है भाई, ये अपनी रिपोर्ट ऐसे किसी को नहीं दे देगा। राष्ट्रपति को दे सकता है, कोषाध्यक्ष को देगा नहीं, कंपनी के डायरेक्टर को देगा नहीं। कभी कभी राष्ट्रपति ऑप्शन 9, मैंने ऑप्शन तो होगा इसका बी, राष्ट्रपति 9 दिया गया, संसद का नाम दिया गया, तो ऐसे समय में संसद होगा। ठीक है, तो यहां ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखा वर्ष की समाप्ति पर अंतिम खातों के तैयार होने के बाद हिसाब किताब एक ही बार में की गई संपूर्ण जांच कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, लेखा वर्ष मतलब हमारा जो अकाउंटिंग ईयर जैसे ही समाप्त होता है और अंतिम खाते तैयार हो जाता है, तो उसके बाद जो हिसाब किताब है एक ही बार में की गई संपूर्ण जांच, मतलब उस सारे हिसाब किताब की एक ही बार में पूरी जांच की प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं। सामयिक अंकेक्षण, वैधानिक अंकेक्षण, चालू अंकेक्षण, पूर्ण अंकेक्षण। उसको हम सामयिक अंकेक्षण के नाम से जानते हैं, क्योंकि सामयिक अंकेक्षण वह अंकेक्षण होता है जो वर्ष की समाप्ति पर, मतलब जहां पर वर्ष की समाप्ति हो जाती है, अंतिम खाते पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं, वहां पे जो बनाई जाती है उसे एनुअल ऑडिट या सामयिक अंकेक्षण के नाम से जानते हैं। अगला है अंकेक्षण की विशेषता है। ऑडिट की क्या विशेषता है भाई, खातों का व्यवस्थित परीक्षण, स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा परीक्षण, अंकेक्षक द्वारा रिपोर्ट देना, उपयुक्त सभी। एक ऑडिटिंग की क्या विशेषता है, तीनों विशेषता दिख रही है, क्योंकि खातों को व्यवस्थित परीक्षण भी करता है, स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा कराया भी जाता है, और अंकेक्षक अपना उस पर रिपोर्ट देता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, अंकेक्षण का दोष क्या है। भाई कुछ विशेषता है, कुछ लाभ होगी, तो कुछ उसमें कमियां भी होगी। उच्च व्यय भार, परीक्षण जांचों पर आधारित, अनुमानों पर आधारित, उपयुक्त सभी। सारे ऑप्शन इसमें सही दिख रहे हैं। क्यों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑडिटिंग का मुख्य दोष ये होता है, मैंने दोष के बारे में, दोष तो सारा है, कि ऑडिटिंग कराने से हमारा खर्चा बढ़ जाता है। टेस्ट चेकिंग, कभी कभी टेस्ट चेकिंग का मतलब है कि कुछ ही नमूनों की जांच की जाती है, सारे की जांच नहीं की जाती, ये भी एक कमी है। अनुमानों पर आधारित, कभी कभी ऑडिटिंग हम पिछले रिपोर्ट के आधार पर ही तैयार कर देते हैं, तो ये सारी दोष हैं, कमियां। नेक्स्ट है कि एक अंकेक्षक को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। मतलब कह रहा है कि एक ऑडिटर अपॉइंटमेंट हो गया, तो उसे हटाने की बात जहां तक है, तो पूछ रहा है कि किसके द्वारा हटाया जाता है। प्रबंध संचालक द्वारा, किसी एक संचालक द्वारा, संचालक मंडल द्वारा, आम सभा द्वारा। देखिए, कंपनी की जो वार्षिक साधारण सभा होती है अंशधारियों की, उसके द्वारा एक ऑडिटर को हटाया जा सकता है। अक्सर अपॉइंटमेंट भी उसी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षक का कार्य है। अब ऑडिटर का क्या काम है भाई, सत्य और उचित रिपोर्ट देना, ये तो है, ये है, लगभग सही रिपोर्ट देना, घुमा फिरा कर समझाना, उक्त में से कोई नहीं। पहला ही ऑप्शन आपका सही दिख रहा है कि अंकेक्षक का मेन काम ये होता है सही और उचित रिपोर्ट अपने नियोक्ता को देना। अंकेक्षण का लाभ क्या है भाई, ऑडिटिंग से कुछ बेनिफिट भी तो होंगे, केवल दोष ही थोड़े हैं।
त्रुटियों और कपटों की जानकारी हो जाती है, स्वामी को संतुष्टि मिल जाता है उससे, पुस्तकों का सही सत्यापन हो जाता है और उपयुक्त सभी अर्थात सारे ऑप्शंस इसमें सही है। एक ऑडिटिंग कराने से हमको ये सारे बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 नंबर, अंकेक्षण कर सकता है, मतलब अंकेक्षण पूछ रहा है कौन कर सकता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, संस्थान का लेखाकार, लेखांकन का कोई भी जानकार व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। सही तो ऑप्शन है कि भाई एक सीए ही होता है जो एथोराइज होता है ऑडिट का काम करने के लिए। उसे करने को तो कोई भी कर सकता है, लेकिन एथोराइज जो पर्सन होता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकेक्षण को किसी निश्चित उद्देश्य के लिए, मतलब ऑडिटिंग को किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एक संस्था के निम्न में से किसके स्वतंत्र परीक्षण के रूप में परिभाषित किया गया। मतलब कह रहा है कि अंकेक्षण को, ध्यान से समझिएगा, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एक संस्था के निम्न में से किसको स्वतंत्र जांच के लिए, स्वतंत्र प्रशिक्षण परीक्षण के लिए के रूप में परिभाषित किया गया। आंकड़ों को, विवरणों को, रिकॉर्ड को कि सभी को? किसको? सबको। क्योंकि जो एक ऑडिटर होता है वो आंकड़ों की भी जांच करता है, जो स्टेटमेंट होता है उसका भी जांच करता है, जो रिकॉर्ड होता है उसका भी जांच करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंकेक्षक किस प्रकार की संस्था की वित्तीय सूचना का स्वतंत्र परीक्षण है। मतलब कह रहा है कि एक ऑडिट, अंकेक्षण ऑडिट किस प्रकार की संस्था का वित्तीय सूचना का स्वतंत्र परीक्षण है। लाभ उन्मुख हो, लाभ उन्मुख न हो, कानूनी स्वरूप हो, ये सभी हो। बताइए। देखिए, जो ऑडिट कराया जाता है उसका मकसद ये नहीं होता है कि उसको बेनिफिट हो या नुकसान हो या फायदा हो। उसको बस ये जानना होता है कि वो सही है या गलत है। सही है तो किस हद तक सही है, गलत है तो कहां कहां गलत है। तो वो लाभ उन्मुख ऑडिट कराना हमारा बेनिफिट भी हो सकता है, फायदेमंद भी हो सकता है और फायदेमंद नहीं भी हो सकता है। और कानूनी एक लीगल उसको अथॉरिटी मिल जाती है। तो सारे ऑप्शंस सही। निम्न में से किन गुणों का समावेश एक अंकेक्षक में आवश्यक है। कह रहा है कि एक ऑडिटर में वो कौन से गुणों का होना जरूरी है। अंकेक्षक में चातुरता भी होनी चाहिए, मैंने चतुर भी होना चाहिए, उसे सावधान सावधान भी हमेशा रहना चाहिए और करेक्टर का भी अच्छा होना चाहिए। तो सारे ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 22, निम्न में से किस गुणों का समावेश एक अंकेक्षक में होना आवश्यक नहीं। अब यहां पूछ रहा है कि ऑडिटर में कौन सा गुण होना जरूरी नहीं है, कौन सा गुण होना एक अंकेक्षक में जरूरी नहीं है। सुनिश्चितता, स्वस्थ मस्तिष्क, निर्णय क्षमता और धन। आप बताइए कि एक ऑडिटर में कौन सा गुण का होना जरूरी नहीं है। सुनिश्चितता होनी चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो एक ऑडिटर हो खूब बड़ा धनवान हो। कोई जरूरी नहीं है, वो कम धनवान है तो भी चलेगा। कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में अंकेक्षक की रिपोर्ट वर्णित की गई। देखिए, कंपनी एक्ट
थोड़ी साउंड क्वालिटी खराब हो गई थी। खैर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि अंकेक्षण का कार्य निम्न में से क्या है। माने ऑडिटिंग का काम कौन सा है। खातों की गणती शुद्धता जांच करना, अशुद्धियों को ढूंढना, यूं रोकना, छल कपट का पता लगाना, उपयुक्त सभी। सोच के बताइए कौन सा है। सारे ऑप्शन सही दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि वैधानिक निगम या कंपनी के लिए अंकेक्षण क्या है। मतलब किसी स्टेचुरी कॉरपोरेशन या कंपनी के लिए ऑडिटिंग क्या है। आवश्यक है, विलासिता है, मितव्ययी है कि अनिवार्य है। तो सही ऑप्शन क्या है, कंपनी के लिए ऑडिट क्या होता है, एकदम जरूरी होता है, कंपलसरी होता है। ऑप्शन नंबर हमारे हो जाएंगे डी। एकाकी व्यापार में अंकेक्षण निम्न में से किस प्रकार होता है। मतलब कह रहा है कि सोल प्रोप्राइटर बिजनेस के अंतर्गत जो ऑडिटिंग का हमारा काम है ये क्या होता है। अनिवार्य है, वैधानिक है, आवश्यक है कि ऐच्छिक है। भाई इस एकाकी व्यापार और साझेदारी व्यापार में जो ऑडिटिंग होता है वो कंपलसरी नहीं होता, वो ऐच्छिक होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला हमारा क्वेश्चन है 27 नंबर कि प्रबंध अंकेक्षण में शामिल है। मतलब मैनेजमेंट ऑडिट में क्या शामिल है। कुशलता अंकेक्षण, निष्पत्ति अंकेक्षण, औचित्य अंकेक्षण की उपरोक्त सभी। सोच के बताइए कि कौन सा ऑडिट सही होता है। कुशलता अंकेक्षण, प्रबंध अंकेक्षण में। मैनेजमेंट ऑडिट में हमारे ये तीनों ऑडिटिंग आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। एक प्रमाणक मतलब वाउचर का परीक्षण करते समय किस बिंदु पर ध्यान नहीं देता है। मतलब कह रहा है कि एक प्रमाणक जो मतलब वाउचिंग का काम करता है वो परीक्षण करते समय मतलब टेस्ट चेकिंग करते समय किस बिंदु पर ध्यान वो नहीं देता। ध्यान दीजिएगा। प्रमाणन की तिथि अंकेक्षण की अवधि में, प्रमाणन ग्राहक के नाम से बनाया गया है, प्रमाणन सही प्रकार से अधिकृत है, प्रमाणन में सही प्रपत्र शामिल नहीं है। अब देखिए प्रमाणन में सही प्रपत्र शामिल नहीं है, कह रहा है कि वो किस बिंदु पर ध्यान नहीं देता है। सही प्रपत्र जो शामिल नहीं है उन पर वो ध्यान नहीं देता है। क्यों नहीं देगा, देखिएगा। जब वाउचिंग का काम किया जाएगा तब प्रमाणन की तिथि अंकेक्षण की अवधि में ये मैचिंग करता है, ये सही है, ये तो काम करेगा ही। प्रमाणक ग्राहक के नाम से बनाया गया हो ये भी देखेगा वो। प्रमाणन सही प्रकार से अधिकृत अथॉराइज है, ये तीनों चीजों को देखेगा। इस पर वो फोकस नहीं करेगा क्योंकि उसका वाउचर है ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गहन अंकेक्षण। गहन अंकेक्षण से तात्पर्य किससे है। मतलब गहन अंकेक्षण का मतलब क्या है, प्रत्येक मद, ये मद है भाई का अंकेक्षण, कुछ मदों का अंकेक्षण। गहन अंकेक्षण ये दैव है, दैव पर चयन की गई कुछ मदों का अंकेक्षण, प्रत्येक मद का विस्तृत अंकेक्षण। गहन अंकेक्षण के अंतर्गत क्या किया जाता है। गहन अंकेक्षण का मतलब होता है कि कुछ ऐसी मदें होती हैं जिनका पूरा विस्तार से सबकी जांच न करके कुछ चुने हुए प्रतिनिधि डॉक्यूमेंट को विस्तार पूर्वक जब जांच की जाती है तो उसको गहन अंकेक्षण हम कहते हैं। अगला है कंपनी अधिनियम की किस धारा में वैधानिक लागत स्टेचुरी कॉस्ट ऑडिट का वर्णन किया गया। कह रहा है कि वो कौन सा ऑडिटिंग है जिसमें स्टेचुरी कॉस्ट ऑडिट के अकाउंट के बारे में वर्णित किया गया है। मतलब ऐसे समझिए कि लागत लेखांकन का अंकेक्षण किस सेक्शन में किया गया है। धारा 147, 146, 148, 149 बताइए किस ऑडिट में किया गया भाई। सेक्शन 148 में, धारा 148 में। नेक्स्ट क्या है 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस परिस्थिति में लागत लेखा परीक्षा की शुरुआत नहीं की जा सकती। मतलब किस सिचुएशन में कह रहा है कि कॉस्ट ऑडिट की शुरुआत हम नहीं कर सकते। लिखा है मूल्य निर्धारण में, कर निर्धारण में, अकुशल प्रबंध में, व्यापार सुलह में। किस सिचुएशन में हम कॉस्ट ऑडिट का
शुरुआत नहीं कर सकते हैं। व्यापार का यदि सुलह हो जाता है, कोई समझौता होता है, तो ऐसी स्थिति में कॉस्ट ऑडिट का हम शुरुआत नहीं करते। निम्न में से कौन सा प्रमाणन का उद्देश्य नहीं है, मतलब कह रहा है कि जो बाउचिंग है उसका ऑब्जेक्ट नहीं है। लेखा पुस्तकों की शुद्धता एवं सत्यता को प्रमाणित करना, समस्त लेखे पूर्ण रूप से अधिकृत है, कटमय या फर्जी लेन देनों का लेखा न हो, ऐसा लेन देन जिसका व्यापार से संबंध हो। बताइए प्रमाणन का कौन सा उद्देश्य नहीं है, बताइए। प्रमाणन का मतलब है कि ऐसा लेन देन जिसका व्यापार से संबंध हो, ठीक ना, ऐसा लेन देन जिसका व्यापार से संबंध हो, ये प्रमाणन का उद्देश्य है। एक बार और मिलाते हैं इसको। प्रमाणन का पूछ रहा है, उद्देश्य नहीं है। बाउचिंग का मतलब उद्देश्य नहीं। लेखा पुस्तकों की शुद्धता और सत्यता को प्रमाणित करना, ये हमारा किसका उद्देश्य है, अंकेक्षण का। समस्त लेखे पूर्ण रूप से अधिकृत हो, कटमय या फर्जी लेन देनों का लेखा न हो, ऐसा लेन देन जिसका व्यापार से संबंध हो। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। निम्न में से कौन सा लागत लेखा परीक्षक का लाभ नहीं है, मतलब कॉस्ट ऑडिट का बेनिफिट नहीं है? प्रबंधन से, शेयर होल्डर के लिए, सोसाइटी के लिए, मूल्य निर्धारण के लिए। बताइए कॉस्ट ऑडिट का बेनिफिट किस सेक्टर में नहीं है? मूल्य निर्धारण के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए कॉस्ट ऑडिट जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर क्वेश्चन है 34 में दिया गया है कि आंतरिक अंकेक्षण सहायक होता है। इंटरनल जो ऑडिट होता है वो सहायक होता है। गहन अंकेक्षण में कि वैधानिक अंकेक्षण में कि आंतरिक अंकेक्षण में त्रुटियों या कपट को रोकने में। बताइए आंतरिक इंटरनल ऑडिट किस में सहायक होता है? त्रुटियों और कपट को रोकने में। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि अंकेक्षण नोटबुक में क्या शामिल होता है? इंटरनल नोटबुक में, ऑडिट नोटबुक में क्या शामिल होता है? संदर्भ के लिए तिथियां, किए गए कार्य का विवरण, अप्राप्य एवं अपूर्ण प्रमाणकों की सूची, उपयुक्त सभी। क्या शामिल होता है? सारी चीज शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर कि कार्यालय के टेलीफोन का घरेलू उपयोग क्या है? मतलब ऑफिस में टेलीफोन लगा है लेकिन घर पे हम अपना पर्सनल निजी बात कर रहे हैं, तो यहां पूछा जा रहा है कि कार्यालय का टेलीफोन लगा है, उसका घरेलू कामों में हम यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है? श्रम का गमन, सुविधा का गमन, संपत्ति का गमन की कोई गमन नहीं? ये सुविधा का गमन है, क्योंकि सुविधा यही मिली है कि ऑफिस के काम के लिए आप टेलीफोन से बात करिए, लेकिन आप घर के काम के लिए बात कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि कौन सा आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य लक्षण में पुनरावृत्ति नहीं आते या पाते? वो कौन सा है? इंटरनल कंट्रोल में अनिवार्य लक्षण की पुनरावृत्ति नहीं आती। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, पुस्तपालन रिकॉर्ड की सत्यता, लेखांकन सिद्धांत का अनुपालन, लेन देनों की अवैधता। बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन दिख रहा है? इंटरनल कंट्रोल में नहीं आते, लेन देनों की अवैधता। ऑप्शन नंबर डी। फिर बढ़ते हैं आगे। 38 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तरीके से कपट नहीं किया जाता? पूछ रहा है कि जो कपट की बात है कौन सा कपट का तरीका नहीं है। देखते हैं ऑप्शन में क्या है। रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष का कम योग लगाना, रोकड़ के भुगतान पक्ष का अधिक योग लगाना, रोकड़ बही में या लेजर में गलत योग को आगे ले जाना, रोकड़ खाने में सच के लेखों को बनाकर दिखाना। यही ऑप्शन सही है, डी नंबर। ये कह रहा है कि ये कपट के अंतर्गत नहीं आता है कि रोकड़ के खाने में सच के लेखों को, मतलब सही में जो लिखे हुए हैं उसको बनाकर दिखाना, ये कपट नहीं है। बाकी जो तीनों दिया गया है ये सब कपट है। ठीक है।
नेक्स्ट है सामान्यतः अंकेक्षण कितने वर्ष के लेखों का किया जाता है। जनरली पूछा गया है कि जो ऑडिटिंग का काम है कितने वर्ष का किया जाता है। 1 वर्ष के वित्तीय लेखों का, 2 वर्ष के वित्तीय लेखों का, वर्ष में 2 बार, कई वर्षों के वित्तीय लेखों। भाई 1 वर्ष के वित्तीय लेखों का सामान्यतः अंकेक्षण का काम किया जाता है। इसी से रिलेटेड एक पीछे क्वेश्चंस भी था, इस पर देखे होंगे। 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में हमारा कह रहा है जब भी किसी फिक्स एसेट्स को बैलेंस शीट में हम दर्शाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में लागत में से ह्रास घटाने के बाद ही बैलेंस शीट में हम दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा साउंड क्वालिटी में डिस्टरबेंस हो रहा है, ठीक ना, उसको अन्यथा आप लोग ना लीजिएगा क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, इसके वजह से साउंड क्वालिटी में डिस्टरबेंस हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कि बैंकिंग कंपनी में अपनाया जाने वाला अंकेक्षण है। मतलब कह रहा है कि एक बैंकिंग कंपनी में कौन सा ऑडिट अपनाते हैं, कौन से ऑडिट को हम प्रयोग करते हैं। चालू अंकेक्षण, आंतरिक अंकेक्षण, सामयिक अंकेक्षण, चिट्ठा अंकेक्षण। देखिए कोई भी किसी भी बैंकिंग कंपनी में जो ऑडिट किया जाता है जनरली वो करंट ऑडिट किया जाता है, जिसको हम चालू अंकेक्षण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ये चालू है। चालू अंकेक्षण माने कंटिन्यू ऑडिट से आशय है। कंटिन्यू ऑडिट का मतलब क्या है। आंतरिक अंकेक्षण, नियमित अंकेक्षण, वर्ष की समाप्ति पर अंकेक्षण की अंतरिम अंकेक्षण। अब बताइए चालू अंकेक्षण को हम नियमित अंकेक्षण कंटिन्यू ऑडिट के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर होता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। 44 नंबर में कह रहा है कि आंतरिक अंकेक्षण से आशय है। इंटरनल जो ऑडिट किया जाता है, इंटरनल ऑडिट से हमारा क्या आशय है बताइए। आंतरिक रोकथाम की प्रणाली, अंकेक्षक द्वारा दैनिक जांच, प्रबंधकों की ओर से अंकेक्षण, अंकेक्षण द्वारा प्रारंभिक अंकेक्षण। इंटरनल ऑडिट का मतलब ये होता है कि प्रबंधक की ओर से, मैनेजर की ओर से, डायरेक्टर की ओर से, कंपनी की ओर से जो ऑडिट कराया जाता है उसे हम आंतरिक अंकेक्षण। लगातार अंकेक्षण किया जाता है। जो हम कंटिन्यू ऑडिट करते हैं वो किनके द्वारा भाई किया जाता है। दैनिक आधार पर किया जाता है कि वर्ष के दौरान अस्थायी अंतरों पर किया जाता है कि वर्ष के दौरान अस्थायी और अन्यथा अंतरों पर किया जाता है कि इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन ये सी ऑप्शन सही है कि वर्ष के दौरान अस्थायी और अस्थायी अंतरालों के आधार पर हम कंटिन्यू ऑडिट करते हैं, मतलब नियमित व अनियमित अंतरालों पर। ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये बड़ा है इसलिए इसको ले ले रहे हैं इधर। कंपनी अंकेक्षक का यह अधिकार है कि, मतलब कह रहा है कि कंपनी ऑडिटर का यह अधिकार है। क्या अधिकार है कि कंपनी के खाते की पुस्तकों को देखे, कंपनी के खातों के पुस्तकों तथा प्रमाणकों को देखे, कंपनी के समस्त कानूनी आंकड़ों संबंधी, लागत संबंधी, लेखा पुस्तकों संबंधी प्रमाणकों को देखे और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी। जो कंपनी का जो ऑडिटर होता है उसको यह देखने का अधिकार है कि कंपनी की जितने भी समस्त कानूनी हो, चाहे आंकड़े संबंधी हो, चाहे लागत संबंधी हो, चाहे लेखा पुस्तकें संबंधी हो, सभी वाउचरों को, प्रमाणकों को देखना आवश्यक। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपनी के अंकेक्षक को, जो कंपनी का जो ऑडिटर होता है अंकेक्षक को, देखिएगा अंशधारकों की प्रत्येक सामान्य बैठक में शामिल होने का अधिकार है।
केवल ऐसी बैठकों में ही शामिल होने का अधिकार है जहां खातों के संबंध में विचार विमर्श किया जाता है। कंपनी की केवल वार्षिक सामान्य बैठक में ही उपस्थित होने का अधिकार है। केवल ऐसी वार्षिक साधारण सभा में ही शामिल होने का अधिकार है जिसमें संचालक मंडल उसे निमंत्रित करे। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है? तो सही ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर सी, कंपनी के अंकेक्षक को कंपनी के केवल वार्षिक सामान्य बैठक में ही उपस्थित होने का अधिकार है। जो कंपनी का ऑडिटर होता है, जो कंपनी की एनुअल मीटिंग होती है शेयर होल्डरों को, उसमें बैठक में भाग लेने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में निरंतर अंकेक्षण जो कंटिन्यू ऑडिट है अधिक उपयोगी होता है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिचुएशंस में कंटिन्यू ऑडिट अधिक आप लोग का उपयोगी होता है। देखते हैं क्या। जब विस्तृत जांच करनी हो वहां कंटिन्यू ऑडिट जरूरी है, सही है। जब वित्तीय अवधि समाप्त होते ही अंतिम खाते और चिट्ठे की आवश्यकता, वहां भी कंपनी कंटिन्यू ऑडिट जरूरी है। जब आंतरिक नियंत्रण की कोई अन्य समुचित व्यवस्था न हो, वहां भी हमारी कंटिन्यू ऑडिट जरूरी है। इसलिए सारे ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में कंटिन्यू ऑडिट जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 49, स्थिति विवरण अंकेक्षण मतलब बैलेंस शीट ऑडिट जिसको हम कहते हैं उपयोगी होता है। जब बैलेंस शीट ऑडिट कब उपयोगी होता है? जब व्यवसाय हमारा बड़ा हो, आंतरिक जांच कमजोर हो, व्यवसाय छोटा हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये दिख रहा है कि बैलेंस शीट ऑडिट किस सिचुएशन में ज्यादा आवश्यक होता है, बताइए। जहां पर हमारा व्यवसाय का आकार छोटा होता है, ऐसे सिचुएशन में हमारा बैलेंस शीट ऑडिट किया जाता है, क्योंकि जहां व्यवसाय बड़ा होता है वहां पे तो हम कंटिन्यू ऑडिट करते हैं। नेक्स्ट है कि कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में यह वर्णित है कि वित्तीय विवरण वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी या कंपनियों की सत्य और उचित स्थिति को प्रकट करता है। कह रहा है कि जो कंपनी एक्ट 2013 का वो कौन सा सेक्शन है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वर्ष के अंत में कंपनी की सत्य व उचित स्थिति को वो कह रहा है प्रकट करता है। धारा 129 धारा 129 धारा 129 धारा 129 इन सेक्शन में से सेक्शन अक्सर आते हैं। धारा 129 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, 51 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि व्यवसाय के हिसाब किताब का किसी विशेष उद्देश्य से वर्ष के मध्य में किया गया अंकेक्षण कहलाता है। कह रहा है कोई भी व्यवसाय है जिसके हिसाब किताब का किसी विशेष उद्देश्य के लिए वर्ष के मध्य में जब हम ऑडिट कराते हैं तो उस ऑडिट को हम किस नाम से जानते हैं? सामयिक अंकेक्षण, अंतरिम अंकेक्षण, आंशिक अंकेक्षण, सरकारी। अंतरिम अंकेक्षण ही एक ऐसा अंकेक्षण होता है जो किसी वित्तीय वर्ष के मध्य में कराया जाता है। नेक्स्ट है कि अंकेक्षण लेखों के कितने परसेंट शुद्धता की गारंटी देता है? कह रहा है कि जब भी कोई ऑडिटर किसी संस्था में ऑडिट करता है तो कह रहा है कि वो कितना परसेंट ऑडिट कराने की गारंटी देता है। 100% देगा नहीं, 80-75। मतलब एक ऑडिटर होता है, ऑडिट करता है, ये जरूर कहता है कि मेरे द्वारा जो जांच किया गया सही है, लेकिन 100% शुद्धता की वो गारंटी नहीं देता है। वो कोई गारंटी एक तरह से समझिए नहीं देता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 53 नंबर क्वेश्चन है, 53 नंबर, कि अंकेक्षक को सूचना एवं स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार है। मतलब एक ऑडिटर होता है, इसको किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार होता है कंपनी के अंशधारियों से, कंपनी के पिछले अंकेक्षकों से, कि कंपनी के अधिकारियों से, कि कंपनी के कर्मचारियों से। कोई भी ऑडिटर जो होता है वो उसे सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी चाहिए उसको चेक करने के लिए वो कंपनी के अधिकारी से मांग सकता है। ऑप्शन नंबर सी। कंपनी अंकेक्षक का कर्तव्य है कि वह अपना प्रतिवेदन दे। जब भी एक कंपनी का ऑडिटर होता है, ऑडिट का काम करता है, तो उसकी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये ड्यूटी होती है कि वह अपना रिपोर्ट दे। किसको दे? कंपनी के संचालकों को देगा, कि केंद्र सरकार को देगा, कि कंपनी के सदस्यों को देगा, कि ऋणदाताओं। वो हमेशा कंपनी के मेंबर्स को अपना क्या करता है, वो रिपोर्ट देने का काम करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
55 नंबर क्वेश्चन, अंकेक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसके लिए उपयोगी नहीं है। पूछ रहा है कि जो ऑडिट रिपोर्ट है किसके लिए जरूरी नहीं है। शेयर होल्डर के लिए जरूरी है भाई, लेनदार के लिए भी जरूरी है, डायरेक्टर के लिए जरूरी है, विदेशियों के लिए जरूरी नहीं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा लागत अंकेक्षण है, कॉस्ट ऑडिट है, के अंतर्गत लागत लेखांकन रिकॉर्ड में किसका सत्यापन किया नहीं किया जाता है। कह रहा है कि कॉस्ट ऑडिट के अंतर्गत लागत लेखांकन रिकॉर्ड में किसका वेरिफिकेशन सत्यापन नहीं किया जाता है। लागत लेखांकन की सटीकता का, लागत प्रतिवेदन का, कि लागत विवरण का, कि मूल्य तकनीक का। मूल्य तकनीक का नहीं किया जाता है, कि कॉस्ट ऑडिट के अंतर्गत जितने भी कॉस्ट से रिलेटेड चीजें हैं उसका ऑडिट किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन है कि लागत लेखा परीक्षण के चरण का सही क्रम है। देखिएगा, हमारा जो कॉस्ट अकाउंटिंग है इसका सही चरण है। सही चरण का मतलब ये होता है एक सीक्वेंस बनाना है, दिया गया है समीक्षा, प्रतिवेदन और सत्यापन। इसका कह रहा है कि सही सीक्वेंस कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला नंबर पे हमारा आता है समीक्षा, फिर हमारा आएगा प्रतिवेदन और नहीं सत्यापन, फिर ये आएगा। मतलब इसका सही सटीक है, सबसे पहले होती है हमारी समीक्षा, और समीक्षा के बाद जैसे होता है उसके बाद हमारा सत्यापन का काम आता है, और सत्यापन का बाद से लास्ट में होता है प्रतिवेदन, रिपोर्ट। ठीक ना। तो सही ऑप्शन हमारा इसमें सीक्वेंस बनाने का है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लागत लेखा परीक्षा का चरण नहीं है। कह रहा है कि कॉस्ट ऑडिट का कौन सा स्टेप्स नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा। समीक्षा, मूल्यांकन, सत्यापन, प्रतिवेदन, सोच के बताइए कौन सा चरण नहीं है। सत्यापन नहीं है। देखिए, समीक्षा, मूल्यांकन, प्रतिवेदन ये चीजें है, वेरिफिकेशन नहीं, क्योंकि वो तो कॉस्ट ऑडिट का जो हम काम करते हैं तो इस तीनों काम जैसे ही करेंगे तो वेरिफिकेशन तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये हमारा सत्यापन चरण नहीं है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। फिर अगला क्वेश्चन है, इसको हम यहीं पे लेते हैं 59 नंबर। 59 नंबर क्वेश्चन में हमारा दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि लागत परीक्षा सूची पूरा होने के बाद, मतलब कॉस्ट ऑडिट पूरा होने के बाद लागत और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड में लागत लेखा परीक्षक को प्रस्तुत करना है। ध्यान दीजिएगा, एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं कि लागत परीक्षा मतलब कॉस्ट ऑडिट पूरा होने के बाद लागत और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड में लागत लेखा परीक्षक को प्रस्तुत करना होता है लागत विवरण, लागत पत्र, प्रतिवेदन की समीक्षा। बताइए क्या प्रस्तुत करना होता है, उसे रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है। कोई भी ऑडिटर होता है लास्ट में यदि उसे कुछ देना है तो रिपोर्ट ही देगा और कुछ नहीं देगा। फिर है 60 नंबर हमारा क्वेश्चन, 60 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण और लेखांकन दोनों ही वित्तीय प्रविवरण पत्रों से संबंधित होते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा अंकेक्षण है यो लेखांकन है जो दोनों ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वित्तीय प्रविवरण पत्रों से संबंधित होते हैं, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वो संबंधित होते हैं। देखते हैं क्या है। अंकेक्षण लेखा शास्त्र द्वारा प्रस्तुत वित्तीय सूचनाओं के लिए साक्ष्य या सबूत सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि अंकेक्षण लेखाकार द्वारा तैयार किए वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता एवं गुण संबंधी आयामों में सहायक होते हैं। यही सही दिख रहा है। वित्तीय विवरणों के लिए अपनी राय व्यक्त करने हेतु अंकेक्षक को लेखांकन परंपराओं और धारणाओं का पूर्ण ज्ञान होता है। मेरे ख्याल से ये चारों ऑप्शन सही है। ठीक है ना, ये चारों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 61 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत के बारे में पूछ रहा है। वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता के विषय में अंकेक्षक अपनी राय से स्वामियों को विश्वास दिलाते हैं। सही है। अंकेक्षित वित्तीय विवरणों पर बैंक अधिक विश्वास करता है। ये भी सही है। व्यापारिक लेनदार वित्तीय अंकेक्षण पर विश्वास नहीं करते हैं। यही गलत है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर जो हमारे लेनदार होते हैं विश्वास नहीं करते हैं, जो करते हैं। और यही ऑप्शन गलत है क्योंकि असत्य के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 62। एक सेकेंड। तो 62 नंबर हमारा क्वेश्चन दे रहा है कि सर्वप्रथम किस देश में चिट्ठा प्रणाली तथा अंकेक्षण को वैधानिक मान्यता दी गई। कह रहा है कि पहली बार वो कौन सा देश है जहां पर बैलेंस शीट सिस्टम या बैलेंस शीट ऑडिट को कानूनी रूप से मान्यता दी गई। ठीक है, बताइए। यूके, इटली, भारत, जर्मनी। भाई यूके में, यूनाइटेड किंगडम में पहली बार हमारी बैलेंस शीट ऑडिट की मान्यता दी। गहन अंकेक्षण से आशय है, जो हमारा गहन अंकेक्षण है इससे क्या आशय है? प्रत्येक मद का अंकेक्षण, कुछ मदों का गहन अंकेक्षण, दैव पर चयन की गई मदों का अंकेक्षण, प्रत्येक मद का विस्तृत अंकेक्षण। दैव पर चयन की गई मदों का अंकेक्षण का मतलब ये होता है कि रैंडम बेस पर किसी मद को खोज लिया गया, कोई डॉक्यूमेंट खोज लिया गया, कोई स्टेटमेंट खोज लिया गया और उसकी अच्छे तरीके से जांच की गई, उसी को हम कहते हैं गहन अंकेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। कार्यालय भवन पर कार्यरत मजदूरों से निजी भवन के निर्माण का कार्य कराया गया, इसे क्या कहते हैं? कह रहा है कि कार्यालय बिल्डिंग पर कार्यरत जो भी मजदूर थे, अब उन मजदूरों से अपने निजी भवन का, अपने पर्सनल बिल्डिंग का निर्माण कराया गया। पूछ रहा है कि इसे क्या कहते हैं? संपत्ति का गमन, श्रम का गमन, सुविधा का गमन। इनमें से भाई श्रम का गमन, कि जो मजदूर हमारे काम कर रहे थे ऑफिस में, उनको घर बुलाकर अपने काम कराएं, तो उसको हम कहते हैं श्रम का। किसी साझेदारी फर्म के खातों के अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सपोज करिए वैसे साझेदारी व्यवसाय और एकल व्यवसाय में ऑडिटिंग जरूरी नहीं है, लेकिन यदि कोई अपनी सुविधा के अनुसार ऑडिट कराना चाहता है तो पूछ रहा है कि साझेदारी फर्म के खातों का अंकेक्षण कराने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो देखते हैं क्या है। सांविधिक या कानूनी औपचारिकताओं की पूर्ति करना, लाभों में वृद्धि करना, साख में वृद्धि करना, अशुद्धियों और कपटों को रोकना। हाँ, साझेदारी फर्म में यदि ऑडिट कराया जा रहा है तो उसका मेन उद्देश्य होता है कि फर्म में जो भी अशुद्धियां हुई हैं, कपट हुआ है, गमन हुआ है, उसकी जांच करना, उसको खोज करना। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त पूंजी कंपनी के खातों के अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है, मतलब एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हमारी है, इसके खातों का अंक जो ऑडिट किया जाता है, उसको ऑडिट करने के पीछे मेन लॉजिक क्या है, मेन उद्देश्य क्या है? अशुद्धियों को खोजना, उनका निवारण करना कुछ हद तक सही है। कपटों को खोजना, उनका निवारण करना, ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन कंपनी के बारे में पूछ रहा है। अशुद्धियों तथा कपटों को खोजना तथा उनका निवारण करना, ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं। लेकिन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के ऑडिट के बारे में पूछा जा रहा है। यह ज्ञात करना कि क्या बैलेंस शीट तथा लाभ हानि खाता कंपनी अधिनियम के अनुसार उपयुक्त रूप से संधारित किया गया है कि नहीं, तथा वे स्थिति विवरण को सही व निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन नंबर यही डी सही होगा। एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का ऑडिट कराने का मेन उद्देश्य यही होता है कि जो भी बैलेंस शीट बनाए गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाए गए हैं, या और भी जो भी चीजें बनाई गई हैं, वह सही स्थिति को प्रकट कर रहे हैं या नहीं, और सही रिजल्ट दे रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन की अंकेक्षण वहां से प्रारंभ होता है जहां समाप्त होता है। ऑडिट कहां से शुरू खत्म होता है? मैंने शुरू में ही बताया था कि जहां पर हमारा लेखांकन का काम, ध्यान दीजिएगा, समाप्त होता है, वहीं से हमारा ऑडिट शुरू होता है। और जिक्र है, लेखांकन है, तालिका मूल्यांकन है, व्यवसाय, तो लेखांकन सही है। लेखांकन का काम जहां समाप्त होता है, क्योंकि पुस्तपालन का जहां समाप्त होता है वहां लेखांकन शुरू होता है, लेखांकन का जहां समाप्त होता है पुस्तपालन शुरू होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 68। साझेदारी फर्म का अंकेक्षण, मतलब एक पार्टनरशिप फर्म का अंकेक्षण कौन कर सकता है? भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना आवश्यक नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कास्ट अकाउंटेंट होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। एक साझेदारी फर्म का यदि कोई ऑडिट कर रहा है तो उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का होना जरूरी नहीं। ऑप्शन नंबर ए। उसे है तो कोई बात नहीं, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि वहां ऑडिट कंपलसरी नहीं है। निजी कंपनी का अंकेक्षण, जो मतलब एक प्राइवेट कंपनी का जो ऑडिट किया जाता है, उसके लिए क्या होता है? भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना आवश्यक नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कास्ट अकाउंटेंट होना चाहिए, किसी अन्य व्यवसायिक योग्यता का उपयुक्त होना चाहिए। देखिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी।
कोई भी कंपनी हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, किसी भी कंपनी शब्द जुड़ा हुआ है और उसका ऑडिट करने की बात आती है तो वहां चार्टर्ड अकाउंटेंट का होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर कि निम्नलिखित में से किसके संबंध में अंकेक्षण अनिवार्य है। पूछ रहा है कि निम्न में से किसके संबंध में ऑडिट क्या है, अनिवार्य है। एकल व्यवसाय, साझेदारी, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी होती है, उसके संबंध में ऑडिट जरूरी है। निम्नलिखित में से अंकेक्षण किसके संबंध में अनिवार्य है। जो पूछ रहा है कि ऑडिट किसके संबंध में जरूरी है। धर्मार्थ संस्था में, संयुक्त कंपनी में, बैंकिंग कंपनी में, उपरोक्त सभी। तो सारे कंपनी संस्थान में, मतलब चैरिटेबल टू ट्रस्ट है या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है या हमारी बैंकिंग कंपनी है, सब में हमारी ऑडिट जरूरी है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 72 नंबर क्वेश्चन है, 72 नंबर कि आंतरिक या निजी अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। जो हमारा इंटरनल ऑडिटर होता है या प्राइवेट मतलब ऑडिटर कहते हैं, तो उसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है। प्रबंधक वर्ग द्वारा, अंशधारकों द्वारा, सरकार द्वारा, वैधानिक अंकेक्षक द्वारा। जो हमारे इंटरनल ऑडिटर होते हैं, इनकी जो नियुक्ति की जहां तक बात आती है तो हमेशा प्रबंधक वर्ग जो मैनेजमेंट होता है उसके द्वारा की जाती है। अगला है कि वैधानिक अंकेक्षक के कार्यक्षेत्र का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। जो हमारा स्टेचुरी ऑडिटर्स होता है, उसका जो एरिया होता है वर्क का, पूछ रहा है कि किसके के द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रबंध वर्ग के द्वारा, अंशधारकों द्वारा, सरकार द्वारा, कानून के द्वारा। बताइए स्टेशनरी ऑडिटर के कार्यक्षेत्र का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। कानून के द्वारा किया जाता है, क्योंकि वो कानून के द्वारा ही अपॉइंटमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74 नंबर, कह रहा है कि आंतरिक या निजी अंकेक्षक निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अब देखिए जो इंटरनल ऑडिटर होता है या प्राइवेट ऑडिटर जिसको हम कहते हैं, वो पूछ रहा है कि किसके द्वारा हटाया जा सकता। अक्सर जिस ऑडिटर के अपॉइंटमेंट नियुक्ति जो व्यक्ति किया रहेगा वही हटा भी सकता है और वही सैलरी भी उसको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे दिया गया है आपका ऑप्शन में प्रबंध वर्ग या निदेशक द्वारा, वैधानिक अंकेक्षक द्वारा, अंशधारकों द्वारा कि कानून के द्वारा। तो ये इंटरनल ऑडिटर को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो सही है ऑप्शन है, क्योंकि प्रबंध वर्ग द्वारा ही इसकी अपॉइंटमेंट की जाती है, नियुक्ति की जाती है, तो वही इसको हटा भी सकता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। 75 नंबर में कह रहा है कि आंतरिक जांच की अच्छी प्रणाली का अस्तित्व में होना। देखिएगा इंटरनल जांच की अच्छी प्रणाली का अस्तित्व में होना निम्नलिखित में से किसको पर्याय सीमा तक कम करता है। बताइए अंकेक्षण के कार्य को, अंकेक्षण के दायित्व को, अंकेक्षण के काम या दायित्व किसी को भी नहीं, अंकेक्षण के काम या दायित्व दोनों को। कह रहा है आंतरिक जांच की अच्छी प्रणाली अस्तित्व में होना, मतलब आंतरिक जांच की जो प्रणाली है अस्तित्व में विद्यमान है, निम्नलिखित में से किसको पर्याप्त सीमा तक कम करता है। अंकेक्षण के काम को वो एक हद तक सीमा को कम करता है, बाकी किसी दायित्व वर्ग को कम वह नहीं करता। सरकारी अंकेक्षण से क्या तात्पर्य, गवर्नमेंट ऑडिट से क्या तात्पर्य। सरकारी विभागों के खातों का अंकेक्षण, ऐसा ही दिख रहा है। सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के द्वारा कंपनियों का अंकेक्षण, विधि द्वारा उपबंधों के अंतर्गत अंकेक्षण, कास्ट अकाउंटेंट द्वारा अंकेक्षण। पहला ही सही है कि गवर्नमेंट ऑडिट का मतलब ये होता है कि सरकार के जितने भी डिफरेंट विभाग हैं, मंत्रालय हैं, उनके अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट है, उनका जो ऑडिट कराया जाता है उसी को गवर्नमेंट ऑडिट के नाम से जाना जाता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड। 77 नंबर क्वेश्चन है, चालू अंकेक्षण है, आंतरिक अंकेक्षण है, वर्ष की समाप्ति पर अंकेक्षण है कि आंतरिक अंकेक्षण है कि नियमित अंकेक्षण है। जो करंट ऑडिट होता है उसी को हम नियमित अंकेक्षण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष के अंत पर किया जाने वाला अंकेक्षण क्या कहलाता है। कि ऐसा ऑडिट जो वर्ष की समाप्ति पर किया गया है उसको हम किस नाम से जानते हैं। नियतकालीन या सामयिक अंकेक्षण, प्रमाणिक अंकेक्षण, सक्षम अंकेक्षण, प्रवर्तन अंकेक्षण। तो सही ऑप्शन है नियतकालीन या सामयिक अंकेक्षण। मतलब सामयिक अंकेक्षण का मतलब होता है कि जो अंकेक्षण वर्ष के अंत में, मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड होने पर, बैलेंस शीट बनने पर ऑडिट किया जाता है, साल में एक बार किया जाता है, उसको हम वार्षिक अंकेक्षण, नियमित अंकेक्षण या नियतकालीन अंकेक्षण या सामयिक अंकेक्षण के नाम से जानते हैं।
अगला क्वेश्चन 79 कह रहा है कि आंतरिक जांच या निरीक्षण निम्नलिखित में से किसका पूर्ण प्रणाली का भाग है। जो कह रहा है इंटरनल जांच या निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पूर्ण प्रणाली का भाग है। आंतरिक अंकेक्षक का, आंतरिक नियंत्रण का, वार्षिक अंकेक्षण का कि चालू अंकेक्षण का, बताइए किसका। आंतरिक नियंत्रण का। इंटरनल जांच के अंतर्गत, इंटरनल कंट्रोल के अंतर्गत दो चीजें आते हैं, इंटरनल चेक मतलब और इंटरनल ऑडिट। नेक्स्ट है कि ये आंतरिक नियंत्रण के रोकथाम की एक व्यवस्था है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा रोकड़ का दुर्विनियोग नहीं किया जा सकता। नीचे लिखा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा कैश का दुर्विनियोग मतलब नहीं किया जा सकता। किसी ऐसी रोकड़ को जो प्राप्त हो चुकी है दर्ज कराने में चूक करना है। उस धनराशि से जो प्राप्त हुई है कम धनराशि की प्रविष्टि करना है। रोकड़ बही के प्राप्ति वाले भाग में काल्पनिक प्रविष्टि करना। रोकड़ बही के भुगतान वाले भाग को काल्पनिक प्रविष्टि करना। बताइए निम्नलिखित में से किसके द्वारा रोकड़ का दुर्विनियोग का मतलब है उसका इन्वेस्टमेंट मतलब नहीं किया जा सकता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी। रोकड़ बही के प्राप्ति वाले भाग में काल्पनिक प्रविष्टि यदि की जाती है तो इसे रोकड़ का दुर्विनियोग नहीं मान सकता। ऑप्शन नंबर सी। 81 नंबर क्वेश्चन दे रहा है 81 नंबर कि प्रथम नियुक्त अंकेक्षक कब तक अपने पद पर रहता है। मतलब पहली बार जो अंकेक्षक को अपॉइंटमेंट किया जाता है वो कब तक अपने पद पर रहता है। 1 वर्ष की अवधि पर, ये कोई जरूरी नहीं है, किसी भी ऐसी अवधि के लिए जब तक कि नए अंकेक्षक की नियुक्ति न हो जाए। प्रथम वार्षिक, ये वार्षिक है, सभा साधारण की समाप्ति पर, यही ऑप्शन सही है। मतलब पहला जो एक अंकेक्षण फर्स्ट टाइम जो एक ऑडिटर कंपनी में अपॉइंटमेंट किया जाता है वो तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक कि कंपनी की वार्षिक साधारण सभा न हो जाए, क्योंकि उस वार्षिक साधारण सभा में या तो उसको रेगुलर कर दिया जाएगा अगले साल के लिए या नहीं तो किसी को और को अपॉइंटमेंट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है, ध्यान से देखिएगा, कि जहां किसी वार्षिक साधारण सभा में, ध्यान दीजिएगा, जहां किसी वार्षिक साधारण सभा में नए अंकेक्षक को नियुक्त या पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। लिखा है जहां किसी वार्षिक साधारण सभा में नए अंकेक्षक की नियुक्ति या पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती तो वहां पे क्या किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार रिक्ति को भरने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, जहां पर जो कंपनी की एनुअल मीटिंग होती है वहां पे ऑडिटर को अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता। तो ऐसे सिचुएशन में पहला ही ऑप्शन सही दिख रहा है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उस रिक्त पद को भरने के लिए किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकती है जो उसके राय में ठीक दिखे। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले ही मिल गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 83 नंबर दे रहा है, 83 नंबर। 83 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक प्रमाणक क्या है, एक वाउचर क्या है। बताइएगा, एक वाउचर क्या है। खाते की पुस्तकों में की गई प्रविष्टि का समर्थन का दस्तावेज, ये पूरा सही है। सप्लायर से प्राप्त बीजक, ग्राहक से प्राप्त की गई रोकड़ के एवज में निर्मित रसीद, इनमें से सभी। ध्यान दीजिएगा, सही इसका उसे है तो सब, लेकिन सटीक आंसर आपका पहला है। एक जो वाउचर होता है जो हम अपने बही खाते में जो एंट्री किए हैं उस एंट्री के समर्थन में जो एक प्रूफ एविडेंस या दस्तावेज होता है उसी को हम वाउचर के नाम से जानते हैं। प्रमाणन का संबंध किससे है। जो वाउचिंग है, वाउचिंग का संबंध किससे होता है। दिया है कि नगद प्राप्ति से, नगद भुगतान से, उधार संव्यवहार से, इनमें से सभी। वाउचिंग का उद्देश्य किससे है। सारे से है, सभी से है, चाहे वो नगद रिसिप्ट हो या नगद पेमेंट हो, ये सब हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर। 85 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का अंकेक्षक होने के योग्य, नियुक्त होने के योग्य। मतलब नीचे कुछ नाम दिए गए हैं उनमें से पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में ऑडिटर के रूप में नियुक्त हो सकता है।
एक समावेशी संस्था या निगम हो ही नहीं सकती है, कंपनी का कर्मचारी ये भी नहीं हो सकता है, कंपनी का सदस्य यदि कंपनी का निजी कंपनी हो ये भी नहीं हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब इसमें जो भी नाम दिए गए हैं इसमें से कोई भी व्यक्ति एक कंपनी का ऑडिटर नहीं हो सकता, क्योंकि एक कंपनी का ऑडिटर एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है। अंकेक्षक कुत्ते के समान है, पूछ रहा है कि अंकेक्षक कुत्ते के समान है, मैंने ऑडिटर की तुलना कुत्ते से की गई है, तो पूछ रहा है कैसे कुत्ते से की गई, पागल कुत्ते से कि रखवाली करने वाले कुत्ते से कि प्यासा कुत्ते से कि लालची कुत्ते से। तो ये रखवाली करने वाले कुत्ते से इसकी तुलना की गई। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। 87 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति कंपनी के अंकेक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य है। नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, इसमें से पूछ रहा है कि कौन कंपनी का ऑडिटर होने के लिए उपयुक्त है। एक व्यक्ति जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दूसरा ये सही है, एक व्यक्ति जो कंपनी का 1900 रुपये का अनुग्रहित करता है, मैंने ले लेता कर्जदार है। एक व्यक्ति जो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो है परंतु साथ में कंपनी का सचिव भी है, ये भी नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति जो अकाउंटेंट है परंतु अस्वस्थ मस्तिष्क का, मतलब इसमें से कोई पहला ऑप्शन सही दिख रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो एक कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो कंपनी का ऑडिटर होने के लिए नियुक्त होने के लिए योग्य है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या ई। इसी तरह हम बढ़ते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 88 नंबर। 88 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि कंपनी नियुक्त किए गए अंकेक्षक को यह सूचना देती है, ये पता नहीं क्या लिखा है, सूचना देती है कि वह कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त कर लिया गया। मतलब कह रहा है कि कंपनी नियुक्त किए गए, मतलब ये कोई कंपनी है, नियुक्त किए गए ऑडिटर को यह इंफॉर्मेशन देती है कि वह कंपनी का ऑडिटर नियुक्त किया गया है। मतलब कह रहा है कि एक कंपनी किसी व्यक्ति को इन्फॉर्म करती है कि भाई कि आपको कंपनी का ऑडिटर नियुक्त किया है। देखिएगा ये सेंटेंस गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है। अंकेक्षक को यह सूचना देती है, मतलब ये कह रहा है कि ऑडिटर को कितने दिन के अंदर इन्फॉर्म कंपनी करती है कि आपको ऑडिटर नियुक्त कर दिया गया। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कि आप ही हैं, किसी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंटमेंट हो गए, तो कंपनी आपको इन्फॉर्म करेगी कि भाई आपको सेलेक्ट कर लिया गया है। तो पूछ रहा है कि कितने दिन के अंदर उसे इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। लिखा है 30 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 7 दिन के 7 दिन के अंदर उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपको कंपनी का ऑडिटर अपॉइंटमेंट कर दिया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि अंकेक्षक अपनी नियुक्ति की स्वीकृति के संबंध में, मतलब कह रहा है कि एक ऑडिटर अपनी नियुक्ति की स्वीकृति के संबंध में कंपनी के पंजीयक को कितने दिन के अंदर सूचना देगा। मान लीजिए कि कंपनी का ऑडिटर किसी को नियुक्त कर लिया गया, तो उस कंपनी का जो पंजीयक है, पंजीयक मतलब होता है रजिस्ट्रार, तो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना कि भाई फला आदमी को कंपनी का ऑडिटर नियुक्त किया गया है, तो इसका इंफॉर्मेशन उसे कितने दिन के अंदर देना होगा। तो लिखा है 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, तो 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति होती है, जो कंपनी का पहला ऑडिटर होता है, इसकी नियुक्ति होती है। कैसे होती है? कंपनी के संचालक मंडल द्वारा कंपनी के पंजीकरण के 1 महीने के अंदर की जाती है। इससे पहला ही ऑप्शन सही है कि जो कंपनी का जो पहला ऑडिटर अपॉइंटमेंट किया जाता है, प्रथम अंकेक्षक नियुक्त किया जाता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता है। और जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो उसके 1 महीने के अंदर ही उसको अपॉइंटमेंट किया जाता है। वो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहला ऑप्शन सही है। आगे भी पढ़ सकते हैं कि कंपनी की आम सभा में कंपनी के पंजीकरण के 1 महीने के अंदर, आम सभा तो होती ही नहीं है पहले, तो कंपनी जब नियुक्त होगी तो मीटिंग उसकी साल पूरा होगा तब होगा। सरकार द्वारा कंपनी के पंजीकरण के 1 महीने, मतलब रजिस्ट्रेशन के 1 महीने के अंदर, ये भी नहीं होता है। कोई नहीं, पहला ही ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर। परीक्षण जांच, टेस्ट चेकिंग निम्नलिखित में से किसको कम करती है। देख, जो टेस्ट चेकिंग होती है वो किस चीज को कम करती है। अंकेक्षक के कार्य को कम करती है कि अंकेक्षक के दायित्व को कम करती है कि अंकेक्षक के कार्य दायित्व दोनों को कम करती है कि इनमें से किसी को नहीं। जो टेस्ट चेकिंग होता है केवल अंकेक्षण के कार्य को कम करती है, दायित्व को नहीं। पहला ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए।
इस चीज़ को माइंड मेकअप मत करिएगा। थोड़ी सी साउंड क्वालिटी आप लोग को डिस्टर्ब होगी, उतनी अच्छी नहीं आ पाएगी क्योंकि थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया है, क्योंकि लेक्चर को बीच में हम नहीं रोक सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आंतरिक तथा वैधानिक अंकेक्षक के मध्य अंतर है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से इंटरनल और स्टेचुरी ऑडिटर के मध्य क्या डिफरेंस है। ध्यान दीजिएगा, इंटरनल और स्टेचुरी ऑडिटर के बीच मुख्य अंतर क्या है। आंतरिक अंकेक्षक अर्हता प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, पहले ही गलत है, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर को चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वैधानिक अंकेक्षक के संबंध में योग्यता होनी आवश्यक नहीं, पहला ही गलत। दूसरा है, आंतरिक अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट अंशधारियों, ये भी अंशधारी को रिपोर्ट नहीं देता। इंटरनल ऑडिटर होता है वो प्रबंधकों को रिपोर्ट देता है या संचालकों को रिपोर्ट देता है, तो यहीं पे गलत। सी क्या है, आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति स्वैच्छिक है, बिल्कुल सही है कि जो इंटरनल ऑडिटर होता है उसकी नियुक्ति स्वैच्छिक मतलब है कि संचालकों की इच्छा पर डिपेंड करती है, जबकि वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति कानूनी रूप से होती है। ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है, किसी ग्राहक से प्राप्त राशि का लेखन न करना, मतलब कह रहा है किसी ग्राहक से पैसा प्राप्त हुआ, उसका लेखा न करना या हड़प लेना, या दूसरे ग्राहक से प्राप्त राशि प्रथम ग्राहक के खाते में और तीसरे ग्राहक से प्राप्त राशि दूसरे ग्राहक के खाते में जमा करना, इसी क्रम को आगे तक जारी रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि जब किसी ग्राहक से पैसा प्राप्त होता है तो उसका हिसाब किताब की पुस्तकों में लेखा न करना, या उस पैसे को सीधे हड़प लेना, या किसी ग्राहक से पैसा प्राप्त हुआ तो एक से प्राप्त हुआ तो उसे दूसरे खाते में लिखे, दूसरे से प्राप्त हुआ तो तीसरे के खाते में लिखे, तीसरे से चौथे में लिखे, ऐसे क्रम में चलते रहना। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, टीमिंग, लैपिंग, लैंडिंग, उपरोक्त सभी। सोच के बताइए इसको किस नाम से हम जानते हैं। इसी को हम तीनों के नाम से जानते हैं, इसी को टीमिंग, लैपिंग और लैंडिंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 94 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किसी अंकेक्षक के त्याग पत्र देने के कारण हुई रिक्त केवल, कह रहा है कि मान लीजिए कोई ऑडिटर है, कंपनी का अपॉइंटमेंट हो गया, किसी कारणवश बीच में क्या करता है, अपना रिजाइन दे देता है, मतलब इस कारण से कंपनी का वो ऑडिटर का पद रिक्त हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, कंपनी के संचालक मंडल के द्वारा भरे जाते हैं, बिल्कुल नहीं। केवल केंद्र सरकार के द्वारा भरे जाते हैं, बिल्कुल नहीं। केवल अंशधारियों की साधारण सभा में ही भरे जाते हैं, बिल्कुल सही। केवल कंपनी के प्रबंध निदेशकों द्वारा भरे जाते हैं। सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। रिक्त पद होने के कारण जो सीट बचती है तो फिर उसे कंपनी के साधारण सभा में शेयर होल्डरों द्वारा भरा जाता है। अगला है 95 नंबर क्वेश्चन है कि किसी अंकेक्षक का पारिश्रमिक निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। पीछे अभी मैंने बताया कि जब देखिए किसी ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट करेगा वही उसको हटाएगा भी, या जो पारिश्रमिक देने की बात आएगी तो वही पारिश्रमिक देगा जो उसको अपॉइंटमेंट किया जाएगा। कंपनी के प्रबंध वर्ग, कंपनी के पार्षद नियमावली में, कंपनी के पार्षद सीमा नियमावली में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी, ऑप्शन नंबर है, मतलब जो उसको अपॉइंटमेंट किया होगा वही उसकी सैलरी भी देगा, उसका पारिश्रमिक भी देगा। 96 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि निम्नलिखित में से किसको अंकेक्षक की रीढ़ की हड्डी, बोन बैक ऑफ ऑडिटिंग कहा जाता है। माने अंकेक्षण के रीढ़ की हड्डी किसको कहा जाता है। नैतिक जांच, लेखांकन, प्रमाणन, आंतरिक रोकथाम, इसको वाउचिंग के नाम से, प्रमाणन को ही अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि एक प्रमाणक वाउचर क्या है। वाउचर हम किसको कहते हैं, ग्राहक से प्राप्त की गई रोकड़ के बदले निर्मित रसीद, प्रदायकों से प्राप्त बीजक, खातों की पुस्तकों में की गई प्रविष्टि के समर्थन में दस्तावेज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। मतलब कि वाउचर वह होता है जिसके माध्यम से हम अपने बही खातों में एंट्री करते हैं, अर्थात जिससे हम उसका मिलान भी करते हैं, तो उस सबूत को, उस प्रूफ को, उस रसीद को हम क्या कहते हैं, वाउचर कहते हैं। उसका समर्थन के दस्तावेज को हम वाउचर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर है। 98 नंबर क्वेश्चन में कि जहां कंपनी को अंतिम खाते अल्प समय में प्रस्तुत करने होते हैं, कह रहा है कि जहां कंपनी के अंतिम खाते मतलब फाइनल अकाउंट बहुत कम समय में ही प्रस्तुत करने होते हैं, तो वहां अंकेक्षण की विधि जो अपनाई जानी चाहिए उसे क्या कहते हैं। तो वहां पे ऑडिट करने की कौन सी विधि अपनाई जाती है,
पूर्ण अंकेक्षण, चालू अंकेक्षण, आंशिक अंकेक्षण की सामयिक अंकेक्षण? सोच के बताइए बताइए कि कौन सा अंकेक्षण होता है? वहाँ पे चालू अंकेक्षण, क्योंकि करंट ऑडिट जो होता है पूरे साल भर कंटिन्यू चलता रहता है और जैसे ही साल समाप्त होता है उसका ऑडिट भी कंप्लीट होता है, चाहे वो संस्था कितनी भी बड़ी हो। तो वहाँ पे हम ऑडिटिंग का काम तुरंत अपनी रिपोर्ट उस बही खातों के माध्यम से कर सकते हैं। एक केस है, इस केस का आंसर आप लोग ढूंढ कर बताइएगा। लिखा है कि स्टॉक लेना अंकेक्षक का दायित्व नहीं है। ध्यान दीजिएगा, स्टॉक लेना अंकेक्षक का दायित्व नहीं है। यह निर्णय किस विवाद में दिया गया था? जिस तरह किंगस्टन कॉटन मिल्स का विवाद था कि अंकेक्षक एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, ये विवाद किंगस्टन कॉटन मिल्स, उसी तरह एक विवाद है कि स्टॉक लेना अंकेक्षक का दायित्व नहीं है, ये डिसीजन किस वाद में दिया गया था? ऑप्शन है किंगस्टन कॉटन मिल्स, लंदन एंड जनरल बैंक, इरिस बुलिस कंपनी लिमिटेड बनाम टाइसन एंड अन, दी बैरिस्टर्स एंड रोड कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। अब मैं ऑप्शन हिंट दे रहा हूँ। किंगस्टन कॉटन मिल्स होगा नहीं, क्योंकि उसमें कुत्ता अंकेक्षक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, और दी बेस्टिमेंटन्स एंड रोड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंपनी होगा नहीं। अब इसमें से ऑप्शन बचता है एक ये और एक ये, इन दोनों में से एक ऑप्शन सही है। कौन ऑप्शन सही है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और लास्ट हमारा 100 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षक का प्रकार नहीं है? अंकेक्षण का कौन इसमें से पूछ रहा है प्रकार नहीं है? स्वास्थ्य अंकेक्षण कतई नहीं होता है, आंतरिक अंकेक्षण होता है, कार्यकुशलता इफिशियंसी अंकेक्षण होता है, औचित्य अंकेक्षण होता है। पहला ही ऑप्शन गलत इसमें दिया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इस तरह जो आप लोग का ऑडिटिंग का मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चन मैंने आप लोग को प्रोवाइड किया। इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कुछ क्वेश्चनों का हेल्प आपको मिल जाए या इसी पैटर्न पर इसी तरीके के क्वेश्चंस बने, क्योंकि ऑडिटिंग पूरे ऑडिटिंग से सेलेक्टेड सेलेक्टेड कुछ क्वेश्चनों को लिया गया था जो आप लोग को बिहार जीविका भर्ती के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, या अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए उपयोग होगी, या जिस कोर्स के लिए आप पढ़ रहे हैं उस सब के लिए ऑडिटिंग उपयोगी होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, आप लोग को 3 टॉपिक है, अकाउंट है, ऑडिटिंग है, इनकम टैक्स है। ऑडिटिंग का आप लोग को करा दिया गया 100 क्वेश्चन का मैराथन, उसके बाद से इनकम टैक्स और अकाउंटेंसी का भी चलेगा आप लोग के एग्जाम से पहले। ठीक है, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं, बाय।